स्वागत है आपका विनोद जी नई परख के मंच पर। एक बार फिर जंतर मंतर से पीएमओ तक जो जबरदस्त आंदोलन चला, उस आंदोलन ने पहली जीत हासिल कर ली है। मैं पहली जानबूझकर कह रहा हूं, हालांकि आंदोलन की मुख्य मांग यही थी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। 2 पन्नों का हिंदी में लिखा हुआ इस्तीफा मैंने पढ़ भी लिया है, जिसमें उन्होंने शिक्षा व्यवस्था से उन्हें कितना प्रेम है, शिक्षा व्यवस्था को किस नए मुकामों तक पहुंचाना चाहते थे, छात्रों की शिक्षा की, राष्ट्र की, देश की कितनी सेवा करना चाहते थे। भगवान जगन्नाथ की कृपा से, भगवान जगन्नाथ की कृपा रही तो आगे भी उड़ीसा देश और शिक्षा व्यवस्था की सेवा करते रहेंगे। और बताया भी है कि मैंने पेपर लीक के बाद क्या क्या किया, शिक्षा माफिया की वजह से पेपर लीक हुआ था, उसकी वजह से उन्होंने क्या क्या उस व्यवस्था में सुधार के लिए किया। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि ये पहली जीत है, तो उसके पीछे एक खास तरह का मकसद है, क्योंकि जाहिर है लोकतंत्र की लड़ाई तो इसी जगह खत्म नहीं होती धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से। ये लड़ाई तो आगे चलानी होगी, कैसे लड़ाई चलानी होगी इसके ऊपर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब एक छोटी सी बात और, अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे एक मित्र ने, राजीव रंजन सिंह ने, जो कि नागपुर में हैं और उनके उनके साथ मैंने वीडियो भी बनाया था, उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उच्च पदस्थ सूत्रों ने उनको सूचना दी है कि इस वीकेंड में, यानी शनिवार या इतवार को, या तो जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करके जंतर मंतर को खाली करा लिया जाएगा या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ और भाजपा के बीच में ये तय हो गया है। और खबरें भी आ रही थी कि सीआरपी उन्होंने अमित शाह ने सीआरपी बुलाई है, रैपिड एक्शन फोर्स बढ़ाई है, तमाम सारी जो एम्बुलेंसेज हैं उनको जंतर मंतर के इर्द गिर्द तैनात कर दिया है। बीच में एक हल्का सा लाठीचार्ज भी हुआ, ये सब हुआ, लेकिन समझ में आ गया सरकार के कि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं होगा, उसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। प्रधानमंत्री भी घबराए हुए थे, वो रात में 1-1 2-2 बजे उठ के ट्वीट कर रहे थे। एक बहुत ही भौंडा सा, बदसूरत सा उन्होंने अपना वीडियो भी जारी किया था, जो पूरे 11-12 साल के इतिहास में प्रधानमंत्री इतने बदसूरत कभी नहीं लगे, इतना उस वीडियो में लग रहे थे। बहुत गंदे तरीके से वीडियो बनाया गया था वो। फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ गया। तो अब जो परिस्थिति बनती है, जन आंदोलन की क्या परिस्थिति है, उसका भविष्य क्या है, क्या सरकार में होने वाले सुधार इस मुकाम से आगे नहीं जाएंगे, वो क्या है। खबर ये भी आई है कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुलाने के लिए एसओएस भेजा गया है, और ये भी खबर है कि वो हवाई जहाज में बैठ गए हैं देवेंद्र फडणवीस। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो शायद उनका हवाई जहाज टेक ऑफ, रिकॉर्ड कर रहा हूं, हवाई जहाज टेक ऑफ कर रहा होगा दिल्ली आने के लिए। तो भविष्य की संभावनाएं और राजनीति, करवट बदलती हुई राजनीति, अब ये पूरा का पूरा नजारा आपके सामने है विनोद जी। अबे जी, बात यह है कि किसी भी आपके मित्र ने भले ही आपको जो मर्जी बताया हो, पिछले 3-4 दिन से माइंड गेम्स चल रहे थे। हाँ, संघ के लोग माइंड गेम चला रहे थे बच्चों के साथ। सूत्रों के अनुसार खबरें आ रही थी, गोदी मीडिया प्रचार कर रहा था कि बाकी सब तो ठीक है, ये नेतागण बात तो कर रहे हैं सीजेपी के लोगों के साथ, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, क्योंकि बकौल राजनाथ जी ये सरकार इस्तीफे नहीं दिलवाती। और हम अपनी चर्चाओं में कह रहे थे इनको कि भाई मुसीबत से निकलना है, कुछ धर्मेंद्र प्रधान की आत्मा जगवा दो, भले ही नकली तौर पे जगवा दो, उसको स्वयं से इस्तीफा दिलवा दो। जो कि अब नैरेटिव वही है कि उसने स्वयं से इस्तीफा दिया है और चिट्ठी में कारण भी दिए है, और उसने अपनी अपार प्रेम और श्रद्धा भी जताई है एजुकेशन के उद्देश्य पे। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान वो स्मॉल फ्राई, क्योंकि जब सरकार के अपने अस्तित्व पे सवाल पैदा हो गया, अब धर्मेंद्र वो फडणवीस का क्यों आ रहे हैं, वहां भी बड़े स्तर पे स्टूडेंट निकल आए हैं सड़कों पर, महाराष्ट्र में, बंबई में, वेस्ट बंगाल में भी निकल आए हैं। और अभय जी,
अगर इसका इस्तीफा नहीं आता या नहीं लिया जाता तो सरकारें सत्ते में आ जाती इनकी जो प्रदेशों में है और इनके सहयोगियों की सरकारें। क्या ये इस्तीफा सहयोगियों के प्रभाव में भी हुआ है, उनके दबाव में भी हुआ है, इसको पता लगाने में समय लगेगा। लेकिन अब ये है कि अंग्रेजी में कहते हैं दी अनरेवलिंग ऑफ द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड। अनरेवलिंग मतलब जो स्वेटर बुना होता है, हमारे जमाने में हमारी माएं बुनती थी स्वेटर, और जब उसको उधेड़ती थी तो उसको अनरेवलिंग बोलते हैं। सरकार की बुनाई खुलने लगी है। हाँ, तो उसकी अनरेवलिंग शुरू हो गई और डर खत्म हो गया सरकार का। और स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर हैज कम अक्रॉस, जैसा कि आपने स्वयं विवरण किया, एज अ वीक पर्सन। और अभी मैं जब आपके पास आ रहा था तो मैं टिकर पे खबर सुन रहा था कि दोनों गुजराती भाई आपस में चर्चा कर रहे हैं अब, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री। क्या चर्चा कर रहे हैं इसका हमें नहीं पता, लेकिन स्टूडेंट्स कह रहे हैं हमें एक अकाउंटेबिलिटी मिल गई है। अब आप कॉम्पनसेशन स्टूडेंट्स के लिए तय कीजिए जिन्होंने अपनी जान ली है, और जिन लोगों ने हमको मारा है उनकी अकाउंटेबिलिटी तय कीजिए। और जब कल परसों सरकार जो सदन खुलेगा और जो नया जो इन्होंने एजुकेशन बिल बनाया है या अमेंडमेंट की है, जो भी किया है इन्होंने, जो प्रत्यक्ष रूप से सामने आएगा, देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे, उसमें जब चर्चा होगी तो चर्चा किस दिशा में जाएगी? क्या वो उस दिशा में जाएगी जिस दिशा में संघ चाहता है? क्योंकि शिक्षा में संघ का बड़ा हस्तक्षेप था। और हमारे मित्रगण हमें जो मर्जी बताते रहे, लेकिन अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है स्वयं से, तो किसी के प्रोत्साहित करने पे दिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक तरह से फिग लीफ बोलते हैं ना, जिसे नंगे शरीर के आगे एक पत्ता लगा दो ताकि पूर्ण रूप से नग्न नजर ना आए। ये फिग लीफ मिली है सरकार को। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि नया शिक्षा मंत्री कौन होगा, क्योंकि नया जो शिक्षा मंत्री होगा उसके बैकग्राउंड से हमको पता चल जाएगा कि आगे की संभावनाएं क्या हैं शिक्षा क्षेत्र में। क्या वो संभावनाएं हतोत्साहित करने वाली है या हौसला बुलंद करने वाली है हमारी जेन ज़ी का। आज राहुल गांधी ने 2 बच्चियां, 2-3 बच्चियां, एक तो जख्मी भी हुई और बड़ी नेहा लड़की है, बहुत अच्छा बोलती है। शी इज बिकम अ सेलिब्रिटी ऑफ सॉर्ट्स। ऐसा की कार्यकर्ता है। हाँ, तो जैसे भी हो, किसी भी कार्यकर्ता हो, कहीं से भी हमारे को टैलेंट मिलना चाहिए ना। बिल्कुल। क्या टैलेंट कैसे आरएसएस में पनपता है क्या? नहीं, मैं गुस्से में आ जाता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि जिस तरह से देखिए अभय जी, मैं एक समय में कहता था कि यार अपने, देखो मैं जो लोग सवाल करते थे हमारे देश को, मैं कहता था कि हमारे देश की सुंदरता का तो हम अंदाजा ही नहीं लगा सकते। तुम कोई किसी फल का नाम लो, हमारे देश में आता है, मिलता है हमको। किसी रंग का नाम लो, हमारे देश में है। हमारे देश में है। मौसम का नाम लो, हमारे देश में है। मौसम को लो। आइडियोलॉजी का नाम लो, हमारे देश में, हमारे देश में है। धर्म का नाम लो, हमारे देश में है। धर्म का नाम हमारे देश में है। ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइडियोलॉजी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ थॉट, मल्टीप्लिसिटी ऑफ फेथ, मल्टीप्लिसिटी ऑफ वेजिटेशन, ये जो है, ये भारत की खूबसूरती को चाम चार लगाता है। और ये हर किसी पर निकट चलाना चाहते थे। They wanted to paint everything खाकी। और इन्होंने वहां भी खाकी रंग पोतना चाहा जंतर मंतर में, जो 20 तारीख को हुआ उसके चलते। लेकिन जो हमारे देश के युवा की एक्लेक्टिक मीन्स वो होता है ना, रेनबो पर्सनैलिटी, वो आपको आपके सामने आएगी। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये लोग जब ये शिक्षा का बिल लाएंगे, उस पर चर्चा सदन में तो होगी, जंतर मंतर पे भी होगी। बिल्कुल होगी। हर चौबारे पे होगी, हर चौराहे पे होगी,
हर पंचायत में होगी, होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि ये जो वातावरण खुला है, खुली हवा अब जो बह रही है, उस खुली हवा में नए आइडियाज आएंगे, नए लोग उभर कर सामने आएंगे। 2-4 तो ऑलरेडी आ चुके हैं और उनके आने से, उनके पदार्पण से हमारी राजनीति में क्या बदल आता है, क्या इंप्रूवमेंट आती है और क्या डायरेक्शन में ये राजनीति जाती है, ये हमको जल्दी ही पता चल जाएगा। लेकिन अब कम से कम संघ वाले ये बात सोच लें कि इस देश में विचार को स्टैंडर्डाइज करना बंद करें, विचार की विविधता रहने दें, उसको प्रोत्साहन दें। जितने विभिन्न विचार होंगे उतना अच्छा देश का मुस्तकबिल होगा, हमारा फ्यूचर। राहुल गांधी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, वो उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, लड़कियों के साथ, एक को चोट भी लगी थी। हाँ, तो उसने कहा कि मोदी जी इज द पास्ट एंड द पास्ट कैन नॉट फाइट विद द फ्यूचर विच इज द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कंट्री। ये सार है इसका। द पास्ट कैन नॉट फाइट विद द फ्यूचर, फ्यूचर इज द स्टूडेंट्स, पास्ट इज द गवर्नमेंट एंड इट्स लीडरशिप। और ये सोच कर ही अब तैयारी करनी चाहिए। देखिए, हर नेता को जिसका लंबा कार्यकाल हो, जिसकी लंबी इनिंग्स हो, जिसने सत्ता अच्छे से भोगी हो और किसी भी तरह से सत्ता का इस्तेमाल किया हो, अलग चर्चा है, लेकिन बैटन देने के लिए तैयार रहना चाहिए। लाइफ एंड डेमोक्रेसी, देयर इज वन थिंग कॉमन बिटवीन द टू, दैट दे आर रिले रेसेस। आपको धावक हो, आप एक स्टेज आप भागते हो, दूसरे को बैटन पकड़ाना पड़ता है और वो आगे लेके जाता है। और रेस आगे सब मिलके जितवाते हैं। रेस मिलके ही जीती जा सकती है, अकेले दौड़कर नहीं। यही लोकतंत्र का खूबसूरती है और यही हमारी राजनीति की भी खूबसूरती होनी चाहिए। बिल्कुल, जिसको स्टैंडर्डाइज किया जा रहा था, एक ही रंग में पोता जा रहा था। वेल सेड। अब इसमें कुछ सवाल भी हैं जिनके ऊपर भी हम लोगों को चर्चा करनी होगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अब संसद में जो बिल लाया जा रहा है पेपर लीक के खिलाफ, उस बिल के ऊपर संसद में तो चर्चा होगी ही और राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से उस चर्चा की अगुवाई करेंगे, लेकिन वो चर्चा अब चौराहों पे भी होगी और जंतर मंतर पे भी वो चर्चा होगी। अच्छा, अब ऐसी बहुत सी आवाजें उठ रही हैं कि एक पहली जीत है, अब गडकरी साहब को निपटाया आना चाहिए, अब निर्मला को निपटाया आना चाहिए, अब पीयूष गोयल को निपटाया आना चाहिए, क्योंकि इन सब लोगों ने, पीयूष गोयल ने, मैंने खुद सुना उनका वीडियो, पीयूष गोयल ने कहा था कि मोदी जी को मैं परामर्श, उन्हीं के शब्द दोहरा रहा हूं, मोदी जी को मैं परामर्श देता हूं कि वो जिस तरह उन्होंने गुजरात में किया था उस तरीके से वो 2 काकरोचों को उल्टा लटका दें। अबे जी, उस वीडियो की वेरासिटी कंफर्म नहीं है। अच्छा, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पैदाइश है। अगर ये सही होता तो अभी तक आग लग गई होती, तो इसलिए हम उस पर चर्चा ना करें। लेकिन हाँ, लेकिन मैं, धर्मेंद्र प्रधान ने सबको जंतर मंतर बैठे उनको दहशतगर्द कहा था, नहीं कहा था? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान ने तो दहशतगर्द कहना एक बात है, जेनोसाइड करो दूसरी बात है, सफाया करो दूसरी बात है। मैं ये अभय जी कहना चाहता हूँ, गुजारिश ये करना चाहता हूँ मैं आपसे, मैं कल गया था जंतर मंतर, क्योंकि मेरी आत्मा मुझे कचोट रही थी कि विनोद शर्मा, तुम कमरे में बैठ के विवेचना करते हो, एनालिसिस करते हो, हैव यू विजिटेड द प्लेस, हैव यू सीन द एटमॉस्फेयर देयर? हालांकि मेरी कब्र मुझे तकलीफ देती है, लेकिन मैं गया, मैंने कोई एहसान नहीं किया, ये मैंने अपने लिए सेल्फ एजुकेशन के लिए किया। और जब मेरा एक्सपीरियंस रहा, और मेरे साथ मेरे एक मित्र और उनकी जेनजी वाली बेटी भी थे, बेटी तो पहले से थी वहां, हम दोनों वहां पर, वो हमको मिल गई वहां पर। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमको देखकर वहां पर जो वॉलंटियर्स थे, जो क्राउड कंट्रोल कर रहे थे, उन्होंने हमको हमारी विजिट को आसान बनाने की जो सहायता की उन्होंने हमारी, उसके चलते हमें तो नहीं लगता कि वो ऐसे होंगे जिन्होंने पत्थर चलाए होंगे। कोई सवाल ही बता नहीं, तो झूठ बोलते हैं। और वहां पर जो बच्चियां बैठी हुई थी, एक एक से आप बात कीजिए,
you will marvel at their intellect. आपको इस बात का फक्र होगा कि ये बच्चे हमारे देश का मुस्तकबिल तय करेंगे। उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर, उनकी सेंस ऑफ हिस्ट्री, उनकी भाषा। हाँ, जैसे ये तो बड़े रिवोल्टेड हो जाते हैं, ये जो सांस्कृतिक समाज से आते हैं, कि इफ यू यूज द एफ वर्ड दे गेट रिवोल्टेड। ये गाली देती है इन्होंने तो, क्योंकि इनको समझ में तो आता नहीं है। एफ वर्ड तो नॉर्मल भाषा में दुनिया भर में लिंगों में आज के दिन है। और दूसरी बात, मैं जानता हूं कि एक बार पार्लियामेंट में बोल दिया था, क्योंकि एक बहस हो रही थी और उसमें जसवंत सिंह जी उसमें इंटरव्यून करने लगे, और वो फॉरेन पॉलिसी पे बहस हो रही थी। और उस वक्त यशवंत सिन्हा तत्कालीन फॉरेन मिनिस्टर थे, वो ट्रेवल कर रहे थे, तो ही वाज स्टैंडिंग इन फॉर यशवंत सिन्हा। तो मणिशंकर अय्यर ने वो बोल रहा था, तो उसको इंटरव्यून किया जसवंत सिंह जी ने। तो मणिशंकर अय्यर जब उन्होंने इंटरव्यू कर, तो मणिशंकर अय्यर ने उसके बाद अब भाषण शुरू करते हुए कहा कि आई वाज मेकिंग अ वैलिड पॉइंट, बट दिस घोस्ट फ्रॉम द पास्ट, दिस घोस्ट फ्रॉम द पास्ट केम एंड डिस्टर्ब मी। मतलब ये पहले वाला भूत मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। उन्होंने उसको उस फ्रेजोलॉजी पे नहीं गए। जसवंत जी को भूत बोला, भूत बोला, भूत बोला, भूत बोला। राहुल गांधी ने एक बार बोला था, मैं इनकी भाषा की विवेचना कर रहा हूं, कि देखिए इस देश में कोई एक नाइट इन द शाइनिंग आर्मर आके हर मसला हल नहीं कर सकता है। दिस कंट्री हैज टू फंक्शन एज अ बी हाइव, जहां पर हर मक्खी का योगदान होगा शहद के निर्माण में। बिल्कुल। तो ये जो चंपू मीडिया है ना, जिसको अभी बहुत लात पड़ी है, बड़ा दुत्कार पड़ा है, उस वक्त चंपू मीडिया ने कुछ बोला कि राहुल गांधी ने भारत को मधुमक्खी बोल दिया। अब सुनिए तो सही, उसके दो तीन दिन बाद एक डिबेट में, जिसमें मैं भी था, उसमें अंकल कहता है राहुल गांधी ने तो भारत को मक्खी बोला था, मधुमक्खी से मक्खी हो गई। जिस तरह से बाबरी मस्जिद डिस्प्यूटेड साइट हो गई थी। ये जो नॉमेनक्लेचर बदलते हैं, इस देश की भाषा बदलते हैं अपना डिबेट में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए, वो बेईमानी कोई पढ़ा लिखा समाज होने नहीं देगा। वो बेईमानी, और वही यही जो बेईमानी है ना, इस बेईमानी ने ही हमारे देश की नींवें कमजोर की हैं शिक्षा के क्षेत्र में। और ये नया जो समाज आया है हमारे बच्चों का, जो पढ़ा लिखा है, जेन जी है, और कोई नया भी आएगा तो भालेन शाह की तरह छोड़ेगा नहीं उनको। जैसे भालेन शाह के पीछे लगे हुए हैं वहां पर नेपाल में, जब उसने कुछ गलतियां की, उसकी जवाबदेही मांग रहे हैं। तो ये जो जनरेशन है, इट इज अनस्पेयरिंगली फेयर इन व्हाट इट वांट्स एंड व्हाट इट सेज। हम चाहते हैं कि ऐसे ही रहे। आने वाले वक्तों में क्या होता है हम नहीं जानते, लेकिन ये जो शब्द अब जो आगे का सफर है, ये सरकार का, ये डगर बड़ी पनघट की, ये जो बड़ी कठिन होगी डगर पनघट की, क्योंकि उसके हर काम को ये पीढ़ी अपनी कसौटियों पे कसेगी। अभी एक एस्ट्रोलॉजर जो है, वो हमारी फेसबुक पे फ्रेंड है, उन्होंने कल मुझे बोला था कि धर्मेंद्र प्रधान हैज टू गो। आज उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैंने कहा यू आर राइट। इससे पहले भी एक दो चीजें उन्होंने कही, तो श्रुति द्विवेदी उनका नाम है। तो एक दो चीजें भी उन्होंने पहले भी कही थी, तो सही हो गई थी। तो आज उन्होंने कहा कि नेक्स्ट इज गडकरी, अपने फेसबुक पे लिखा है उन्होंने, नाम चल रहा है। मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करता, लेकिन ये कहने में भी शर्म नहीं रखता मैं कि किसी ने कोई प्रेडिक्शन की थी और वो सही उतरी। तो जिस क्षेत्र का मुझे ज्ञान नहीं है और मैं उसमें बिलीव नहीं करता अपनी अनिभिज्ञता के करते या किसी और चीज के चलते, बिकॉज आई एम नॉट डॉगमेटिक। और मैं किसी को अपना हाथ भी नहीं दिखाता। भाई जी, कल को कोई देख के मेरा हाथ बोले तुम तो बीमार पड़ने वाले हो, तो जितनी थोड़ी बहुत खुशी बची है वो भी खत्म हो जाए। और कोई कहने वाला कि तुम्हारी तो 60 चल रही है, तुम तो मरने वाले हो। अरे भाई, पहले क्यों बता रहे हो?
आप बताइए ना मुझे, मैं एक दिन तो जाना ही है, तो उसके लिए उसमें एडवांस नोटिस क्यों बुलाया हूं? आप बताओ ना मुझे। तो मैं अपनी दुनिया में रहना चाहता हूं, और आप भी, मैं 100% श्योर हूं कि यू हैव द सेम टेम्परामेंट, यू नो, बिल्कुल। वी हैव सिमिलर टेम्परामेंट्स। तो मेरा ये कहना है कि जब पोजेस करते हैं ना, दैट क्रिएट्स क्लास, द अर्ज टू पोसेस। और जब वो पोजेशन आपके हाथ से चला जाता है, दैट कॉज ग्रेट डेस्पोंडेंसी, आपकी सारी दुनिया धराशायी हो जाती है। और आज के दिन धर्मेंद्र प्रधान के साथ वो हो रहा है। अब यहाँ पे और विनोद जी, माफ हाँ, कीजिए, मैं बीच में थोड़ा सा बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कोई बात चर्चा नहीं। के आखिरी हाँ दौर में आ गए हैं। हाँ, हाँ, जी मेरा जी। कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह जब किसान आंदोलन का उन्होंने एक विश्लेषण किया, प्रोस एंड कॉन्स का, उसके लाभ हानि का, तो उन्होंने पाया कि अब वो 3 कानून जो संसद ने पास किए थे, वो भी ऐतिहासिक क्षण था। संसद में पास किए हुए 3 कानूनों को वापस लेना, प्रस्तावित कानूनों को वापस लेना अलग बात है, मतलब संसद में जो कानून बन गए उनको वापस लेना, तो वो ऐतिहासिक क्षण था वो। अच्छा, उस कानून को वापस लेने के बाद किसान आंदोलन आंदोलन के तौर पे बिखर गया, लेकिन उसका असर रहा। मैं मानता हूं कि 240 जो मिली भाजपा की, 240 तक सीटें आ गई, उसमें किसान आंदोलन की भूमिका थी। भले ही उसको अभी पूरी तरह रेखांकित नहीं किया जा सका है, हर आंदोलन की भूमिका होती है। अब इसमें भाजपा ने और संघ ने मिलकर जो विश्लेषण किया होगा, जो लगातार वो कर रहे थे, इसकी वजह से माइंड गेम भी खेला जा रहा था, आप जो कह रहे थे, उस विश्लेषण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण 2-3 बातें कौन सी हो सकती हैं, इसका थोड़ा कयास हम दोनों मिलकर लगाएं। कुछ मेरे पास भी है कयास, कुछ आप भी कयास रखिए, तो उससे बात समझ में आएगी कि ये भाजपा और संघ के बीच में क्या हो रहा था। देखिए, मेरी बात सुनिए। मैं ये मानता हूं कि अब वो जमाना नहीं है जैसे कि अटल जी के टाइम पे और उनकी और दत्तोपंत ठेंगड़ी की रस्साकशी चलती रहती थी। आज के दिन माननीय नरेंद्र मोदी जो है, वो सर्वोपरि हैं। और संघ में एक तबका शायद चाहता है कि ही शुड बी राइट साइज्ड, हिज इन्फ्लुएंस शुड बी राइट साइज्ड, नॉट डाउन साइज्ड, बट राइट साइज्ड। राइट साइज मतलब बराबर का रहे, दोनों का वर्चस्व। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए कोई हाफ वे हाउस नहीं होता। उनको कोई पुश्तैनी मकान अगर साझा भी हो, संयुक्त परिवार का भी हो, तो उनको सिर्फ अपने लिए चाहिए होता है, और बाकियों को वो किराएदारों में तब्दील करना चाहते हैं। तो संघ परिवार जो है, किराएदार की भूमिका से मुक्त होना चाहता है, जहां तक मेरी राय है। और आज के दिन उसके पास एक अपॉर्चुनिटी है, क्या वो उसका इस्तेमाल करेगा? उनको एक आकलन करना पड़ेगा कि माननीय प्रधानमंत्री का चेहरा उनके लिए कितनी बड़ी एनकैशमेंट है, कितना बड़ा फिक्स डिपॉजिट है, कितना बड़ा जो उन्होंने खरीदा हुआ मार्केट में चिप, वो अभी उसी दाम पे है कि गिर गया उसका दाम। क्योंकि मार्केट तो वैसे ट्रंप जी के चलते गिर रही हैं हमारे देश की, लेकिन मोदी जी के भी चलते गिर रही हैं। तो ये उनको आकलन करना पड़ेगा संघ परिवार को। और देखिए, कोई भी पॉलिटिकल फोर्स होती है, जब वो आकलन करती है तो रूथलेस होती है, कोल्ड ब्लडेडली आकलन करती है, करना भी चाहिए, और उसमें दया दृष्टि भी नहीं होती कोई। तो इसलिए, अच्छा, दूसरा कि वो जो व्यक्तिवाद है, उससे मैं समझता हूं कि वो उससे भी मुक्ति पाना चाहते हैं। वो चिड़े हुए भी हैं उस बात से काफी। हाँ, और मैं और इसलिए आने वाले वक्तों में क्या होता है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जो अनअसेलेबल लगते थे एक टाइम पे, कि इनका कोई सानी नहीं है, उनका सानी उनको मिल गया है, सिविल सोसाइटी। और ये हर वो जगह हो रहा है जहां पर ऑटोक्रेसी इस दुनिया में चल रही है, जनता रिवोल्ट में खड़ी हो रही है जी। और उसका अंदाजा लेते हुए मैं समझता हूं कि भारत में कोई ऐसी खतरनाक स्थिति ना पैदा हो
उसके चलते तत्कालीन सरकार को और उसके समर्थकों को, जो उसका आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड है जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, अगर वो भारत को स्वयं, देखिए मैं इस बात पे शक नहीं करता कि उनको अपने देश से प्रेम है, मुझे शक इस बात का है कि इनके जो प्यार करने का अंदाज है ना वो थोड़ा खतरनाक है। नहीं, वो प्रेम के खिलाफ है। जो प्यार करने का अंदाज है वो प्रेम के खिलाफ है। वो पॉजेसिव है। जैसे फिल्म आई थी ना डर, हाँ डर, यू लव अ वुमन बट यू डोंट हैव टू बी पॉजेसिव अबाउट हर, कि आप इतने पॉजेसिव हो जाओ कि उसको दूसरे डायरेक्शन में देखने भी मत दो, ऊपर भी देखे तो शक करना शुरू करो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इनको कुछ अपने एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, अपनी स्टाइल को बदलना पड़ेगा, लेकिन वो बदलाव सकारात्मक होगा या नहीं, वो सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, वो लाभदायक होगा कि नहीं, ये तो जनता तय करेगी अब। क्योंकि ये जो एथेनॉल का क्वेश्चन चल रहा है, लोगों की गाड़ियां रुक रही हैं, भाई गडकरी का नाम क्यों लिया जा रहा? एथेनॉल के संदर्भ में लिया जा रहा है ना। बिल्कुल। और जो बरसात के मौसम में सड़कें टूट रही हैं, और अभी हाल ही में मैं देहरादून गया था तो अबे जी मतलब मैंने सोचा कि यार क्यों सड़क से जा रहे हैं हम लोग, भाई 1100-1200 रुपए तो टोल टैक्स ही देते जा रहे हैं हम, भाई इतना छोटे छोटे बैचेस में टोल आया था। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा इसको रैशनलाइज करने की जरूरत है, ये जो सरकार टैक्स हथियाती है हम लोगों से। और दूसरा कि ये जो शिक्षा व्यवस्था है जो कि फोरमोस्ट है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और उसको मैं समझता हूं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स देकर एक ऐसा संस्थान बनाना चाहिए जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हो। आपने विनोद जी जो बातें कही इसमें, उसका जो राजनीतिक मर्म है बिल्कुल शुरू में ही आपने बोल दिया था कि संघ मोदी जी को या तो फिट कर देना चाहता है, यानी राइट साइज कर देना चाहता है, या उनसे निपट लेना चाहता है। क्योंकि वो ये आकलन कर रहा है कि इस बैंक इस फिक्स डिपॉजिट में कितनी दम है इसके अंदर, ये आगे ब्याज देगा कि नहीं देगा, जो अब बेशी वोट मोदी जी लाते थे वो लाएंगे या उनकी वजह से वोट कम होने शुरू हो जाएंगे। संघ इस मोड में सोच रहा है। मैं आपकी बात से कमोवेश नहीं, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। मोदी जी इस वक्त अपने राजनीतिक जीवन के सबसे दुर्बल क्षणों में हैं, और इन दुर्बल क्षणों का कोई भी फायदा उठाना चाहेगा, उनके मंत्रिमंडल के मंत्री तक फायदा उठाना चाहेंगे। इन दुर्बल क्षणों का फायदा गडकरी साहब और राजनाथ सिंह जी भी उठाना चाहेंगे। कौन नहीं उठाना चाहेगा? यहां तक अमित शाह का अगर दांव चला तो वो भी इन दुर्बल क्षणों का फायदा उठाना चाहेंगे। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो निश्चित रूप से जो इन सबका बाप है, विचारधारात्मक पिता है इन सबका, वो तो निश्चित रूप से उठाना चाहेगा। तो इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा दुर्बल होकर क्षय होती हुई छवि के साथ अगर कोई व्यक्ति उभरा है तो वो नरेंद्र मोदी है। ये आपकी बात का सार तत्व है। नंबर 1, ये आपका कयास है। एक कयास मैं आपको बताता हूं। मेरा कहना है कि जब ये लोग फायदे नुकसान और अंदेशों के बारे में सोच रहे होंगे तो इनको लगा होगा कि अब ये आंदोलन, जैसे अगर हमने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिलवाया और किसी तरीके से मारपीट करके ये खाली करवा लिया, तो फिर इस जो आंदोलन होगा उसके बाद में उसका नेता राहुल गांधी हो जाएगा। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं पूरी बात कर लूं। हाँ, उनका नेता राहुल गांधी हो जाएगा। वो हो जाएगा तब फिर राहुल गांधी एक बहुत जबरदस्त किस्म के जन उभार का नेतृत्व करेगा, कांग्रेस नेता हो जाएगी उसकी। और ये चीज जो है ना, बिल्कुल वैसी ही स्थिति बनेगी जैसे किसी जमाने में भाजपा राम जन्मभूमि आंदोलन की नेता थी। वो एक दक्षिणपंथी आंदोलन था, ये एक वामपंथी आंदोलन होगा। इसकी वजह से पूरी की पूरी वामपंथी राजनीति को पुनर्जीवन प्राप्त हो सकता है इस आंदोलन की वजह से। वैसे भी इसके अंदर आयसा वगैरह सारे वामपंथी संगठन तो सक्रिय हैं पहले दिन से। दलित राजनीति को पुनर्जीवन प्राप्त हो सकता है जो भाजपा की वजह से मुरझा गई है। ये सारी राजनीति, दलित राजनीति, ओबीसी राजनीति, वामपंथी राजनीति भाजपा की वजह से मुरझा गई है। इस आंदोलन की वजह से चुनाव कोई 29 में कौन जीतेगा कौन हारेगा 29 तो बहुत दूर है, लेकिन इस बीच में डिस्कोर्स जो है पूरी तरीके से बदल जाएगा। और अभी तक की गई सारी मेहनत दक्षिणपंथी डिस्कोर्स को स्थापित करने की, वो सब खत्म हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये भी एक महत्वपूर्ण उनके दिमाग में कारण रहा होगा। अबे जी बात यह है कि मैं
श्रुति द्विवेदी जैसी प्रतिभा नहीं है मेरे पास कि मैं राहुल गांधी का भविष्य निर्धारित कर लूं। राहुल गांधी का भविष्य नहीं निर्धारित कर रहा हूं, माफ कीजिए, राहुल नहीं, मैं उनका भविष्य नहीं निर्धारित कर रहा हूं, ना मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, मैं कयास लगा रहा हूं। कयास तो आप भी लगा रहे हैं, कयास हम भी लगा रहे हैं। हम लोग फलित ज्योतिष के भारती नहीं है। मैं कयास इसी हद तक लगा सकता हूं आज के दिन कि राहुल गांधी आज के दिन वैसी आवाज बन के उभरा है जिसकी अवहेलना सरकार नहीं कर सकती, नजरअंदाज नहीं कर सकती। यहां तक वो सक्सेसफुल हो गया क्योंकि उसने ये भी तय कर दिया था आज जब वो बच्चे मिलने आए कि हम धर्मेंद्र प्रधान की तब्दीली पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भाई एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट उसका पोस्टिंग कर दो, हम उसको आप अपनी काबीना से निकालिए क्योंकि उसका चेहरा हमारे युवाओं के लिए चिढ़ाने वाला प्रतीक बन गया है, उनके दर्द को याद दिलवाने वाला प्रतीक बन गया है। तो इसीलिए उसने रिजाइन कर दिया और मोदी जी का जो प्राइम मिनिस्टर प्रेरोगेटिव था वो भी वो इस्तेमाल नहीं कर सके कि उसका पोर्टफोलियो बदल दे। लेकिन मैं नहीं जानता हूं कि मोदी जी क्या सोच रहे थे। हाँ, आज के दिन एक अपॉर्चुनिटी है ऑपोजिशन के पास, वो ऑपोजिशन दे शुड क्लोज रैंक्स, ऑपोजिशन शुड क्लोज रैंक्स, और इस बात पे उन्होंने दे ऑल क्लोज रैंक्स कि इसको जाना है धर्मेंद्र प्रधान को। उस पे दो पार्ट नहीं हुए और अब इनकी सक्रियता होनी चाहिए कि ये एक कम्युनिकेशन जोड़े जो अलायंस पार्टनर्स हैं बीजेपी के, जो एक समय में इनके साथ भी रहे हैं पहले, कि उनसे बात कर सार्थक चर्चा करें। मिसाल के तौर पे चंद्रबाबू नायडू भी बिलीव्स इन अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी ना, टेक सेवी वो चीफ मिनिस्टर है, वो फर्स्ट जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का जब हुए इस देश में तो मुख्यमंत्री था ना आंध्र प्रदेश का, संयुक्त आंध्र प्रदेश का, जिस तरह एसएम कृष्णा थे। तो मॉडर्न एक फेस है, मॉडर्न पॉलिटिशियन है। उसी तरह से और भी हैं जिनका वर्चस्व है आज के सत्तारूढ़ अलायंस के अंदर, और इनको ये ऑपोजिशन को ये पता लगाना चाहिए कि जो जमीन से आवाजें आ रही हैं क्या वो इनके सहयोगियों को विचलित कर रही हैं, और अगर कर रही हैं तो उन आवाजों को ज्यादा प्रखर करने की जरूरत है। वैसे ही उसके चलते ही ये जो इनका रथ तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन इनकी जो मुहिम है, इनकी जो कैंपेन है वो आगे बढ़ेगी और अब विपक्ष की आवाज ज्यादा प्रखर हो जाएगी। और ये जो टूट के जा रहा है ना उस तरफ, ये जो तोड़ फोड़ चल रही थी और पॉलिटिकल पार्टीज में, ये ममता के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि अपनी पार्टी को दोबारा से पिरोए उन मोतियों को जो कि बिखर गए हैं। जी जी जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी, बहुत सुंदर चर्चा हुई और इस चर्चा में भविष्य की संभावनाओं की आहट सुनाई पड़ रही है और हम लोगों को जल्दी ही इस बारे में फिर से मिलना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बाय, नमस्कार। नमस्ते।